जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। देखो बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो अब तक मैंने क्या क्या बता दिया उसको मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं और उसके बाद आज अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए, अभी तक क्या क्या हुआ। आज बच्चे कम जुड़े हैं, क्या हुआ, लेट आ रहे हैं बच्चे। बच्चों ये तो क्लियर है कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, तो कोई सिस्टम डेवलप किया जाएगा बच्चों, क्लियर। और बच्चों उसके बहुत सारे फेस हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा बेस समझा रहा हूं कि सिस्टम होता क्या है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं बच्चों, सिस्टम जो है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? तो एक चीज ध्यान रखना, सिस्टम के टाइप कौन कौन से हैं, तो यहां से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हाँ जी, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। थोड़ा टाइम पे आया कीजिए। करें बच्चों स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो इस टॉपिक में आपको क्या करना है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। क्या इसमें एक नंबर भी कट सकता है आपका? नहीं कट सकता, बिल्कुल नहीं कट सकता। 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, कुछ बनते हैं जो मॉडल पढ़ाएंगे अपन, उनके अंदर थोड़े बहुत बनते हैं, बाकी थ्योरी बेस्ड टॉपिक है पूरा का पूरा। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि 50 के 50 क्वेश्चन आपके 25 मिनट में कवर हो जाएंगे। ठीक है? तो ये ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग टॉपिक है। अब इसमें देखिए मेन चीज क्या होता है, बच्चा क्या करता है कि ठीक है सुनने में अच्छा लगता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, लेकिन बच्चों उसके वन वर्ड तैयार नहीं कर पाता। जब उसके वन वर्ड तैयार नहीं कर पाएगा तो बच्चा क्या करेगा, वहां कंफ्यूज हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन, मतलब किसी क्वेश्चन के 3 आंसर, 2 आंसर में वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि यार क्वेश्चन के हिसाब से ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो बेस्ट ये है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर आपको वन वर्ड के ऊपर फोकस करना कि कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बच्चों देखिए, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं। अब अगर मैं 2007 से 2000 कितना आ गया, तो 2024 आ चुका है। अब बच्चों फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक में धुरंधर होते हैं, और जिसके समझ में आ गया उसके 50 में से 50 भी आ जाते हैं। तो मैं आपको इतना कह रहा हूं कि आप टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना कि हाँ सर ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है, मेरे जो मुंह से वर्ड निकल रहा है वो है क्या। ऐसे तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मैं 1 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं, क्योंकि टॉपिक इतना ही है। लेकिन बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है, आपको टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है। क्लियर? तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो अब तक जो जो मैंने बताया वो आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो मैंने बताया उसकी टर्मिनोलॉजी पहले मैं लेके आया हूं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझना बच्चों। ये व्हाट इज सिस्टम। क्लियर? ऐसे नोट्स भी बनते हैं इनके, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना। व्हाट इज सिस्टम, तो बच्चों इसमें क्या 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 पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सारा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। क्यों? क्योंकि सैड आप हिंदी में पढ़ ही नहीं सकते, सैड आप हिंदी में पढ़ ही नहीं सकते, और कोई पढ़ रहा है तो उससे क्वेश्चन होगा भी नहीं। सैड का पूरा कंसेप्ट इंग्लिश में है, तो आपको केवल टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है और जो आपकी मीनिंग है उनके ऊपर ध्यान देना है। क्लियर? ठीक है, मैंने आज ये कोर्स लिया, ठीक है, अभी कुछ गुजरा नहीं है। लेकिन कल मैंने क्या बताया था, व्हाट इज सिस्टम, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, तो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट है। वो क्या है, वो इंटर रिलेटेड है, और बच्चों वर्क कर रहे हैं और किसके लिए, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। बच्चों क्लियर? तो ये डेफिनेशन है किसकी, सिस्टम की। अब बच्चों सिस्टम की डेफिनेशन अगर यहां से करना चाहो तो यहां से भी कर सकते हो। इन ए सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में सिस्टम क्या है, सिस्टम रेफर्स टू ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट, सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। ये इसकी सही डेफिनेशन है। दिस कैन इंक्लूड हार्डवेयर, इसमें आपका हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, डेटा हो सकता है, लोग हो सकता है, लोगों का सिस्टम हो सकता है, डेटा सिस्टम हो सकता है, कोई प्रोसीजर से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, किसी का भी सिस्टम हो सकता है। सिस्टम दिस कैन इंक्लूड, सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, तो सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, सिस्टम में हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, डेटा हो सकता है, लोग हो सकते हैं, किसी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, समझो। अगर मैं आपको बताऊं कि चलिए रोबोटिक सिस्टम में क्या क्या होगा, तो रोबोटिक सिस्टम में हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, उनका प्रोसेस भी होगा, प्रोसीजर भी होगा, डेटा भी होगा। ये रोबोटिक सिस्टम के पार्ट है बच्चों। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम में ये सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है, लोग इंक्लूड हो सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इन्वॉल्व
एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम और डिजाइनिंग न्यू वन टू इंप्रूव इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये पूरी डेफिनेशन है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर क्या होता है, या तो कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव कर दिया जाता है, या कोई नया सिस्टम बना दिया जाता है। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से ये 100% डेफिनेशन है किसकी। सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, तो अब मैं आपको बोल देता हूं कि सिस्टम क्या होता है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी से भी मिलकर बन सकता है, प्रोसीजर ह्यूमन बीइंग किसी से मिलकर बन सकता है। सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट होता है। सिस्टम क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक गोल के लिए बनाया गया है। सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों याद रखिए जो सिस्टम है बच्चों, उस सिस्टम बच्चों व्हाट सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, या तो कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जाता है, या फिर कोई नया सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा सर। सेट टोटल थ्योरेटिकल है क्या? देखिए 50 में से 45 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आएंगे बच्चे, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे। जो मॉडल होते हैं उनमें न्यूमेरिकल बनते हैं। क्लियर? तो चलिए ये कल मैंने पढ़ा दिया था। जो केवल सुनना चाहते हैं उनके लिए कल हो गया था, जो वर्ड देखना चाहते हैं उनके लिए आज हो रहा है। क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों? यही नोट्स आपको दिए जाएंगे, इन्हीं की बुक बनाई गई है। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम देखिए, तो बच्चों आपको पता है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है। बच्चों क्लियर? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या है? देखिए हो सकता है आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इसको ये कर देता हूं। इन दोनों में आपका वर्षे चलता है, ये आपको पता है। किस किस के अंदर, फर्स्ट और सेकंड के अंदर वर्षे चलता है। तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है, तो आप सबको पता है जिसका आउटपुट फिक्स होता है। बच्चों क्लियर? जिसका आउटपुट फिक्स होता है वो डिटर्मिनिस्टिक है। प्रोबेबिलिस्टिक जिसका आउटपुट फिक्स नहीं होता। लेकिन क्या वाकई ऐसी डेफिनेशन होती है? ये तो कल समझाने के लिए डेफिनेशन देखिए। सिस्टम वेयर द आउटपुट कैन बी प्रीसियसली डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इनपुट विदाउट एनी रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी। जिसके आउटपुट में कोई रैंडमनेस नहीं है, जिसके आउटपुट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, वो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है। बच्चों क्लियर? याद रखना डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। याद रखिए, देखिए आपका सेट जो है ना वो बड़ी मुश्किल से 5 दिन का भी नहीं है, लेकिन आप थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा आपको, और कोई इलाज है ही नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए फटाफट। चलिए डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, तो बच्चों जिसका आउटपुट क्या है, फिक्स है। बच्चों जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। सिस्टम वेयर द आउटपुट कैन बी प्रीसियसली डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इनपुट विदाउट एनी रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी। जिसके आउटपुट में रैंडमनेस नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है। बच्चों क्लियर? जिसका आउटपुट फिक्स है बच्चों, जिसका आउटपुट फिक्स है डिटर्मिनिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक क्या है, तो सिस्टम वेयर द आउटपुट, एक दिन मैं आपको समझा रहा हूं, एक दिन मैं आपको समझा रहा हूं और एक दिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि कैसे वर्ड आपको तैयार करने हैं। क्लियर? तो चलिए आज मैं आपको समझा ही रहा हूं पूरा का पूरा, कल मैंने पढ़ाया था उसी को आज मैं समझा रहा हूं, थोड़ी सी स्पीड रखना। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों जिसका आउटपुट कोई फिक्स नहीं है वो प्रोबेबिलिस्टिक है। बच्चों क्लियर? तो सिस्टम वेयर द आउटपुट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैंडम वेरिएबल एंड द आउटकम इज डिटरमाइंड बाय प्रोबेबिलिटी। बच्चों क्लियर? याद रखिए जिसका आउटपुट बदल सकता है, जिसका आउटपुट सर्टेन नहीं है, जिसका आउटपुट रैंडम बेस पे आता है, बच्चों क्लियर, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। क्लियर? चलिए अब बच्चों ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम ये दोनों वर्सेज है। यहां से एक क्वेश्चन आता है ये टाइप ऑफ सिस्टम में से। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। वापस सुन लीजिए, जितना भी मैंने पढ़ा है उसको वन वर्ड के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी अगर वन वर्ड पे कमांड है आपकी तो आपके सेट में 50 में से 50 आ जाएंगे, और अगर वन वर्ड पे कमांड नहीं है, इन वर्ड्स पे कमांड नहीं है, तो बच्चों वहां कंफ्यूजन से भरा हुआ पेपर आता है सेट का। तो ये ध्यान रखना। ओपन सिस्टम क्या है, कल मैंने पढ़ा दिया था, आज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूं। ओपन सिस्टम क्या है, जो एनवायरमेंट से अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज करता है वो ओपन सिस्टम है। सिस्टम डेट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मटेरियल अक्रॉस सिस्टम बाउंड्रीज। बच्चों क्लियर? याद रखिए कि जो सिस्टम की बाउंड्रीज है उससे बाहर भी वो अपने एनवायरमेंट से क्या लेता है, वैल्यूज लेता है, वो ओपन सिस्टम है। या फिर ये बोल दो जो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है वो ओपन सिस्टम है, जो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता वो ओपन सिस्टम नहीं है। सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट एंड डू नॉट एक्सचेंज एनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, वो क्लोज सिस्टम है। बच्चों क्लियर? ये क्लोज सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। जो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं वो ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट फिजिकल, जिसको टच किया जा सकता है वो फिजिकल। इन दोनों के अंदर वर्सेज चलता है फिजिकल। बच्चों क्लियर? फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वर्सेज चलता है। सिस्टम
composed of physical components such as machinery, equipments और infrastructure। जिस सिस्टम के अंदर बच्चों टेंजिबल है, एक सिस्टम जो टेंजिबल सिस्टम है वो फिजिकल है, और जिस सिस्टम को टच नहीं किया जा सकता वो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट है। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम या वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम, ये पॉइंट याद रखना। सिस्टम डेट आर कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल जिसके अंदर कोई फॉर्मूला है, कोई प्रोग्राम है, और थ्योरेटिकल इन नेचर सच एज मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल एंड एल्गोरिथम आर एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। मैन मेड सिस्टम, सिस्टम डेट आर डिजाइन, क्रिएटेड और कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन टू फुलफिल स्पेसिफिक पर्पज और फंक्शन। बच्चों नेचुरल सिस्टम जो इंसानों ने नहीं बनाए बच्चों, वो नेचुरल सिस्टम है। तो अगर बात करें सिस्टम डेट अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट सच एज इकोसिस्टम, वेदर सिस्टम और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। बच्चों क्लियर, याद रखना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ये नेचुरल है, याद रखिए नेचुरल सिस्टम है। रोबोटिक, कंप्यूटर सिस्टम ये मैन मेड सिस्टम है। यहां तक आपके क्लियर? अगर ये क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। टाइप ऑफ सिस्टम अगर आपके क्लियर है तो आगे बढ़ रहे हैं। सर ये डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक एक ही टाइप है या अलग अलग है? देखिए विनोद शर्मा कल की क्लास अटेंड करके आइए। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब वो है जिसका आउटपुट फिक्स है। बच्चों क्लियर, जिसका आउटपुट अपन को ये पता है कि हाँ इसका आउटपुट तो यही आएगा। बच्चों क्लियर, वो डिटर्मिनिस्टिक है। मैं नहीं कह सकता कि इसका आउटपुट क्या होगा, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। क्लियर? चलिए एक बार कमेंट करो, फटाफट कमेंट कीजिए। कल मैंने आपको कल बोल के बताया था, आज मैं आपको फट के बता रहा हूं कि ये चीज ये होती है। क्लियर? नेक्स्ट चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर कोई ये कहे कि डिटर्मिनिस्टिक के एग्जांपल दीजिए जिसके आउटपुट फिक्स है। आपको पता है कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन करोगे उसका आउटपुट फिक्स है। कैलकुलेटर कभी गलत बताएगा क्या? नहीं, जो इनपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाएगा। डिजिटल क्लॉक है, उसका आउटपुट फिक्स है कि ठीक है यार अब 5 मान लीजिए अभी 12:05 हो रही है और 5 मिनट बाद आए तो डिजिटल क्लॉक में 12:10 ही होगा। तो जिसका आउटपुट फिक्स है बच्चों वो डिटर्मिनिस्टिक है। ट्रैफिक लाइट सिस्टम बच्चों जिसका आउटपुट फिक्स है बच्चों डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है। अलार्म सिस्टम 3-5 का बजाया तो बच्चों उसी समय बजेगा क्योंकि उसका आउटपुट फिक्स है। और एलिवेटर सिस्टम बच्चों याद रखिए, अगर खराबी हो जाए वो बात अलग है, लेकिन बच्चों आउटपुट तो फिक्स है ना। जिनका आउटपुट फिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक है। क्या ये क्लियर है बच्चों? याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इनमें से डिटर्मिनिस्टिक कौन सा है? जिसका आउटपुट फिक्स है। क्लॉक है, ठीक है, आउटपुट फिक्स है। अलार्म सिस्टम आउटपुट फिक्स है। ट्रैफिक लाइट बच्चों आउटपुट फिक्स है। बच्चों इसी तरीके से आपको सारे आंसर देना है। बच्चों याद रखना 5 दिन का भी नहीं है सेट, सेट की जो पूरी क्लास हो 5 दिन की भी नहीं है। आपको केवल तरीके से पढ़ना है कि हाँ ठीक है यार सर ने ये एग्जांपल दिए थे, सर ने ये 1 वर्ड बोले थे, सर के मुंह से ये वर्ड निकले थे, जिसने कैच कर लिया पूरे 50 में से 50 आएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्लियर? जो कल मैंने पढ़ाया उसी के मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों कैलकुलेटर है, अरे यार डिटर्मिनिस्टिक है, कैलकुलेटर कहां गड़बड़ करेगा? जैसा इनपुट दोगा उसके हिसाब से आउटपुट दे देगा। कोई ये तो है नहीं कि रैंडमली आउटपुट देगा, प्रोबेबिलिटी बेस्ड आउटपुट देगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। क्लियर? बरसात आएगी या नहीं आएगी ये नहीं कह सकता यार, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। क्लियर? तो डिटर्मिनिस्टिक में कैलकुलेटर आ गया, क्लॉक आ गया, ट्रैफिक लाइट सिस्टम आ गया, अलार्म सिस्टम आ गया, एलिवेटर सिस्टम आ गया। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। इनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, केवल आपको एग्जाम्पल याद करने हैं बच्चों। क्लियर? क्या? केवल एग्जाम्पल याद करने हैं, एग्जाम्पल याद करने हैं, एग्जाम्पल याद करने हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद भी क्या करना है बच्चों, देख लें एक बार, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लेना। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में क्या आएगा? तो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में वेदर, यार मौसम कैसा हो सकता है? ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है गर्म की बोला था। कई बार मौसम विभाग कहता है बरसात आएगी लेकिन नहीं आती है, तो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है बच्चों। क्लियर? तो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम मौसम विज्ञान। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन मॉडल बच्चों, स्टॉक मार्केट में पता किया यार ऊपर जाना चाहिए लेकिन अचानक कोई न्यूज आ गई, नीचे आ गया धड़ाम बच्चों। क्लियर? प्रोबेबिलिटी स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन मॉडल। मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, यार बंदा जा भी सकता है, रह भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है। गैम्बलिंग गेम्स बच्चों क्लियर, जो जुआ के गेम है बच्चों क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी है जीत भी सकता है और हार भी सकता है। 100% कौन कहते? 100% कौन कहते? ट्रैफिक फ्लो प्रेडिक्शन बच्चों, ट्रैफिक कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिए, कैसे बोल दूं कि ट्रैफिक कम रहेगा, ट्रैफिक ज्यादा रहेगा? बस प्रेडिकेशन है क्या ट्रैफिक कम रहने की संभावना है, तो संभावना बेस किसमें आएगी? प्रोबेबिलिस्टिक। क्लियर है बच्चों? डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक के एग्जांपल आपके क्लियर हो जाने चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि एक बार अगर तुमने एग्जांपल देख लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी। तो इस स्लाइड में से भी आपको केवल एग्जांपल ही देखना बच्चों। क्लियर? ये डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत ही नहीं,
ऐसे में लेके आया हूं, कोई कम समझदार बच्चा है तो यहाँ से देख सकता है कि इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति जीवित रह भी सकता है और मर भी सकता है। बच्चों क्लियर? लेकिन ये वर्ड पकड़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक बार कमेंट करो फटाफट, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। सेड है, नेटवर्किंग है, जावा है, बहुत छोटी छोटी बुक है, बहुत छोटी छोटी बुक है। इनके वर्ड के ऊपर कमांड बनानी होगी, किसमें? सेड के अंदर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। गैम्बलिंग कैसा है? तो बच्चों प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या? ओपन सिस्टम, ठीक है बच्चों। जो अपने एनवायरमेंट से इनपुट ले वो ओपन सिस्टम, जो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करे वो ओपन सिस्टम। तो ठीक है, अपन बात कर लेते हैं ओपन सिस्टम के एग्जांपल। देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट, बच्चों क्लियर? तो बच्चों ये एनवायरमेंट से इंटरेक्ट विद कस्टमर, सप्लायर्स, पेमेंट गेटवे टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कितने लोगों से कम्युनिकेट होता है ओपन सिस्टम? बच्चों यहाँ पर सप्लायर है, यहाँ ट्रांजिशन हो रहे हैं, बच्चों यहाँ पर कस्टमर है, यहाँ पर पेमेंट गेटवे है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए कि ये बहुत सारी चीजों से ये एक सिस्टम है आपका, कॉमर्स वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट है बच्चों किसी, बच्चों एक बार बताइए क्या ये एनवायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं हो रही है? एक तरफ इसके कस्टमर होंगे, एक तरफ सप्लायर्स होंगे, एक तरफ पेमेंट गेटवे होगा। बच्चों क्लियर? एक तरफ क्या होगा? तो इस तरीके से सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया। तो बच्चों ये क्या अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं हो रही? कर रही है। बच्चों क्लियर? कि जो वेबसाइट है वो बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पा रही है, इसलिए ओपन सिस्टम में आ रही है। ह्यूमन बॉडी है बच्चों, ये क्या कम्युनिकेट नहीं कर पा रही? कर पा रही है। अगर किसी को लगे सर हमको तो और पढ़ना है, तो बस ये पढ़ लेना कि ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज करती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, इंफॉर्मेशन विद द एनवायरमेंटल थ्रू। बच्चों रेस्पिरेशन, सेंसरी। बच्चों क्लियर? तो ये वर्ड है, लेकिन आपको भी पता है ह्यूमन बॉडी क्या है? तो ओपन सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी बच्चों बाहर का टेम्परेचर है, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, तो बच्चों बाहर के टेम्परेचर को एनालाइज कर रही है? कर रही है। बच्चों यहाँ पर बरसात को इनको एनालाइज कर पा रही है? कर पा रही है। तो इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, कोई भी आ पा रहा है, ये एक आपकी वेबसाइट है, इसमें हैकर भी आ रहे हैं, अपन भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। बच्चों क्लियर? तो एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, ओपन सिस्टम है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, तो सबको पता है सप्लाई चेन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, ओपन सिस्टम है। बच्चों क्लियर? हॉस्पिटल सिस्टम, तो हॉस्पिटल में भी बहुत सारे हैं, तो ये ओपन सिस्टम है। और ऐसे देखा जाए तो दुनिया में जितने भी सिस्टम है वो ओपन सिस्टम है 100%, क्योंकि क्लोज सिस्टम का कोई वर्चस्व ही नहीं है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया? जिसमें बाहर से बच्चों देखिए मैंने एक वेबसाइट बना दी, अब उस वेबसाइट को दूसरे लोग यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओपन सिस्टम। बच्चों मैंने एक ट्रैक्टर बना दिया, बच्चों क्लियर? अब उसको दूसरे लोग सुधार रहे हैं क्या? उसको चला रहे हैं क्या? उसको यूज कर रहे हैं क्या? तो ओपन सिस्टम है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का मतलब है कि अगर वो एनवायरमेंट से इनपुट ले पा रहा है, एनवायरमेंट को आउटपुट दे पा रहा है, एनवायरमेंट का सपोर्ट ले पा रहा है, तो वो ओपन सिस्टम है, नहीं तो क्लोज सिस्टम। क्लियर बच्चों? जिसमें कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम बना के क्या करें? बच्चों क्लियर? तो याद रखिए जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ह्यूमन बॉडी है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या है? ओपन सिस्टम है। क्लियर? फटाफट चलो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट चलिए नेक्स्ट। क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या है? अगर बच्चों ऐसे कुछ होता नहीं है बच्चों, ये याद रखना। अब क्लोज्ड इकोसिस्टम सबके आगे क्लोज लग रहा है। ओल्ड फैशन एनालॉग क्लॉक, ठीक है बच्चों, जो एनालॉग क्लॉक है ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। बच्चों क्लियर है? तो कॉमन बात है, ओल्ड फैशन एनालॉग क्लॉक जिसमें अपन टाइम चेंज नहीं कर सकते थे, वो समय के साथ ही चलेगी। स्टैंड अलोन वीडियो गेम कंसोल, लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब, पॉकेट वॉच, तो अपन ये तो बन गए बच्चों, लेकिन बाकी आपके दिमाग में आना चाहिए कि बच्चों ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। कौन सा? क्लोज सिस्टम। हाँ, पहले की जो घड़ियां होती थी पुराने जमाने की, तो बच्चों ज्योग्राफिकल सेंशन के ऊपर चलती थी, उनमें आप टाइम को नहीं बदल सकते थे, वो बाहर से इनपुट आउटपुट नहीं लेती थी, ऑटोमेटिक चलती थी। बच्चों उनके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो कि वो क्लियर, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, वो खराब हो जाती थी तो फेंकना पड़ता था। वो था ओल्ड फैशन एनालॉग क्लॉक। क्लियर? तो ये याद रखना, क्लोज सिस्टम हो गया। बच्चों स्टैंड अलोन वीडियो गेम कंसोल मतलब खुद ही खेलो, बच्चों खुद ही खेलो वीडियो गेम। तो बच्चों फिर क्या मतलब है? आजकल लोग क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू अपने साथी को ढूंढते हैं और वीडियो गेम खेलते हैं। या वो कह रहे हैं अकेला वीडियो गेम खेलो, तो क्लोज सिस्टम है। लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब, बच्चों क्लियर? और पॉकेट वॉच, तो ये इसके एग्जांपल है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? ए सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट विद इट्स ओन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल शील्ड ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तुमको ये पता हो जाना चाहिए कि ये ना तो लेता है ना देता है बाहर को,
ये बच्चों खुद ही डेवलप करता है, खुद ही सब कुछ करता रहता है, उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सिक्योरिटी सिस्टम क्लोज है या ओपन है? सिक्योरिटी सिस्टम तो बच्चों अगर सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो वो एक तरीके से क्लोज ही होता है। सिक्योरिटी सिस्टम क्लोज है। अब सोचो उसी समय यार सिक्योरिटी सिस्टम है, क्लोज है बच्चों। क्लियर? क्योंकि जिन लोगों के बारे में बना है बस उन्हीं को आने देगा, दूसरे लोगों को नहीं आने देगा बच्चों। क्लियर? तो सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? आपका क्लोज है। क्लियर है बच्चों? तो उसी समय आपको सोचना होगा यार सिक्योरिटी सिस्टम है ये तो क्या क्लोज होना चाहिए। क्लियर? चलिए देखो बच्चों आप सोच के आंसर दे सकते हो जिसमें एनवायरनमेंट से इनपुट आउटपुट लिया जा सके बच्चों। क्लियर? जो ओपन है जिसको यूज किया जा सके वो ओपन है, जिसको यूज नहीं किया जा सकते पर्टिकुलर लोगों के लिए बनाए वो क्लोज है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए अब बच्चों फिजिकल सिस्टम क्या है? जिसको टच किया जा सके बच्चों। ऑटोमोबाइल इंजन फिजिकल में आएगा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फिजिकल में आएगा, एयर कंडीशनर सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड, मैन्युफैक्चर असेंबली। क्या यही एग्जांपल है क्या? नहीं, मैं तो आपका केवल दिमाग सेट करना चाह रहा हूं। जिसको बच्चों टच किया जा सकते वो टेंजिबल है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हजारों एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट चलिए एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है? जिसको टच नहीं किया जा सके बच्चों। मैथमेटिकल मॉडल, कोई फॉर्मूला बना दिया, कंप्यूटर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट बच्चों, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इकोनॉमिकल मॉडल। तो याद रखिए जो रीजनिंग है, फ्लो चार्ट है बच्चों, प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, डीएफडी है, मैथमेटिकल मॉडल है, जो बस विचारों के अंदर है वो कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट। मेरी फीलिंग्स है, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। मेरी वॉइस है, ये एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है बच्चों। क्लियर? याद रखिए मैं जो देख रहा हूं दृष्टि है ये एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। जिसको टेंजिबल मतलब टच नहीं किया जा सके वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। क्लियर? लॉजिकल कंसेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन मेड सिस्टम तो बच्चों इंसानों ने बनाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम इंसानों ने बनाया, इंटरनेट सर्च इंजन, स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो याद रखना ये केवल आपके एग्जाम्पल है, आप खुद सोचो इंसानों ने बनाए। क्लियर? तो आपका जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करते जाओगे याद रखिए वैसे वैसे क्लियरिटी आती जाएगी। नेक्स्ट नेचुरल सिस्टम तो बच्चों जो प्रकृति ने बनाया है। इकोलॉजिकल फूड वेब, इकोलॉजिकल आप सबको पता है कि फूड जो है वो प्रकृति ने बनाया है बच्चों। क्लियर? ह्यूमन नर्वस सिस्टम प्रकृति ने बनाया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बच्चों, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। क्लियर? इसके अलावा अर्थ क्लाइमेट सिस्टम तो ये सब किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखना। अपनी बॉडी के बारे में कोई पूछे बॉडी का जो सिस्टम है किसने बनाया? नेचुरल है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम नेचुरल है। इकोलॉजिकल फूड वेब बच्चों याद रखिए नेचुरल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नेचुरल है। अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ये भी क्या है बच्चों? नेचुरल है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडेप्टिव सिस्टम बच्चों जो अपने परिवर्तन को एडेप्ट कर ले वो एडेप्टिव है, जो परिवर्तन को एडेप्ट नहीं करे वो नॉन एडेप्टिव है। क्लियर? तो बच्चों डायनेमिक वेबसाइट कैसी है? एडेप्टिव। लेकिन स्टैटिक आ जाएगी तो नॉन एडेप्टिव है, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हो बच्चों। सेल्फ लर्निंग एआई सिस्टम एडेप्टिव है। अगर मान लो एआई सिस्टम है, ये एग्जांपल वो है जो सॉलिड एग्जांपल है कि बताओ सेल्फ लर्निंग एआई सिस्टम है। अगर एआई सिस्टम ने कोई गलती कर दी तो उन गलतियों से सीखेगा, जो गलतियों से सीखेगा और इंप्रूवमेंट करेगा वो एडेप्टिव है, जो गलतियों से नहीं सीखेगा और इंप्रूवमेंट नहीं करेगा वो नॉन एडेप्टिव है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम बच्चों ऐसे कंट्रोल सिस्टम जो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, जो फीडबैक के ऊपर काम करते हैं वो एडेप्टिव है। एडेप्टिव में फीडबैक का होना जरूरी है बच्चों। क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? एडेप्टिव सिस्टम जो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते हैं बच्चों। एडेप्टिव जो अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं बच्चों। क्लियर? जो पुराने जो एक तरीके से जो आपके जो पुराने ये मान के चलो पुरानी गलतियों से सीखते हैं वो एडेप्टिव है, और जो नहीं सीखना चाहते वो नॉन एडेप्टिव है बच्चों। क्लियर? तो याद रखना बच्चों डायनेमिक वेबसाइट है, आप परिवर्तित कर सकते हो। सेल्फ लर्निंग एआई सिस्टम है, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है। आपको केवल एग्जांपल देखने, एग्जांपल अगर आप देख लोगे तो एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन एडेप्टिव सिस्टम, नॉन एडेप्टिव सिस्टम कौन कौन से बच्चों? ट्रेडिशनल थर्मोस्टेट बच्चों, ट्रेडिशनल थर्मोस्टेट बच्चों। क्लियर? याद रखना। अब नेक्स्ट चलिए बेसिक कैलकुलेटर। अब जो आपके कैलकुलेटर है एक बार बन गए अब उसमें क्या परिवर्तन करोगे? फिक्स्ड रूट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बच्चों, एक रूट अगर बना दिया ट्रांसपोर्टेशन का तो अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते तो फिक्स्ड रूट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि सर फिक्स्ड रूट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो ये नॉन एडेप्टिव है।
कोई कैलकुलेटर आपने डेवलप कर दिया, बेसिक कैलकुलेटर जिसकी प्रोग्रामिंग अब बार बार चेंज नहीं हो सकती, उसके सर्किट में इसकी प्रोग्रामिंग है, तो बेसिक कैलकुलेटर है बच्चों। क्लियर? चलिए अब ये ट्रेडिशनल थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट डेट मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर सेट बाय द यूजर विदाउट एडजस्टिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर। बच्चों क्लियर? तो थर्मोस्टेट मतलब एक एनवायरनमेंट को फिक्स टेम्परेचर के ऊपर रखता है। जो पुराने टाइप के थे, तो मान लो वहां पर अपन ने ये कर दिया 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर वो 28 ही होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल पुराने हैं, इनको अपन नहीं बदल सकते थे। बच्चों क्लियर? तो ये एग्जांपल है बच्चों, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन बच्चों आजकल जितने भी सिस्टम है वो अधिकतर क्या बना दिए गए? एडेप्टिव। क्लियर? और मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज एडेप्टिव। बिल्कुल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब क्या है? एडेप्टिव है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। टेम्पररी सिस्टम जो पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाए गए वो टेम्पररी, जो परमानेंट बना दिया गया वो परमानेंट है। एग्जांपल देख लेते हैं। टेम्पररी सिस्टम में क्या क्या आएंगे? सिस्टम डिजाइन फॉर शॉर्ट टर्म, टेम्पररी, यूज ओपन फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इवेंट और पर्पज। ठीक है, कोई इवेंट है तो उस समय जो सिस्टम बनाया गया बच्चों, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस, तो उसी समय के लिए बना था, फिर हटा दिया गया। टेम्पररी वेबसाइट फॉर ए लिमिटेड टाइम मार्केटिंग कैंपेन, कोई टाइम टेम्पररी वेबसाइट बनाई गई। प्रोटोटाइप सिस्टम फॉर टेस्टिंग न्यू सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी, बच्चों कोई सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए उसी समय कुछ टेस्टिंग टूल्स बनाए गए। बच्चों ये सब क्या है? टेम्पररी है। ठीक है, परमानेंट में क्या होगा? तो परमानेंट में बच्चों जैसे अंबानी का बिजनेस परमानेंट है। बच्चों क्लियर? अंबानी का, अडानी का, तो ये ध्यान रखिए। एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है, सिस्टम फॉर मैनेजिंग कंपनी वाइड प्रोसेस, जैसे रिलायंस फ्रेश है, तो बच्चों वो सब किस में आएंगे? परमानेंट। बच्चों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मेंटेनिंग कस्टमर, बच्चों अगर मैं किसी का कस्टमर बन गया तो बच्चों जो सीआरएम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि परमानेंट है। क्लियर? बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कस्टमर अकाउंट, ध्यान रखिए बैंकिंग सेक्टर है वो परमानेंट है। बच्चों क्लियर? सीआरएम है वो परमानेंट है। आप कभी भी जाके बोल दो फोन पे से कि बताओ मेरा पूरा रिकॉर्ड दीजिए, तो बच्चों ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिसमें आपका फोन पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। बैंक में जाइए, बैंक आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। बच्चों क्लियर? रिलायंस फ्रेश में जाइए कि मैंने कितना कितना प्रोडक्ट कब कब खरीदा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बच्चों आपके पास मैसेजिंग आएंगे, आपके पास कॉल आएंगे, आज छूट चल रही है, इतने इतने तारीख तक छूट है, तो ये क्या है? ये ईआरपी है बच्चों, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम फॉर मैनेजिंग कंपनी वाइड प्रोसेस। बच्चों क्लियर? याद रखना ईआरपी, सीआरएम और ये जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये सब इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर? परमानेंट सिस्टम के अंदर। एक बार आप किसी के परमानेंट कस्टमर बन गए तो याद रखिए आपके पास कॉलिंग, मैसेज, सब कुछ अपडेट होता रहेगा आपके। लेकिन कोई मान लो कोरोना फैल गया, कोई हॉस्पिटल खोला, तो ठीक है, वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर कोई शिविर लगा दिया गया, कोई कैंप लगा दिया गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो सिस्टम इंटेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज, प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग सपोर्ट एंड फंक्शनलिटी टू यूजर। क्लियर बच्चों? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट होता है। जब तक वो कस्टमर जीवित है तब तक उससे आपका रिलेशनशिप हो जाता है। बच्चों ईआरपी का मतलब हो गया कि एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। कहने का मतलब है, आप अगर बात करूं मैं कि मान लीजिए आपके रिलायंस फ्रेश है, तो उसका पूरा बच्चों उसकी रिसोर्सेज की प्लानिंग कंटिन्यू चलेगी। ये नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं, आप क्या क्या प्रोडक्ट ला रहे हो, बेच रहे हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। क्लियर? तो परमानेंट सिस्टम का मतलब लॉन्ग टर्म और टेम्पररी सिस्टम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म। क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ये तो हमारे समझ में आ गया, सिस्टम क्या होता है और सिस्टम कितना टाइप का होता है। कल मैंने इसकी थ्योरी समझाती थी आपको बोल के, आज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं इन वर्ड के ऊपर कि ठीक है यार, इन वर्ड को आपको फोकस करना है, क्योंकि जब एमसीक्यू आएंगे तो ऐसे वर्ड लिखे हुए आएंगे, तो आपको उस समय सोचना पड़ेगा कि ठीक है यार सर ने ये बताया था, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो बच्चों मैंने कहा था सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है। बच्चों सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या है, सिस्टम के गुण क्या है? तो मैंने कहा सिस्टम के अंदर कंपोनेंट होते हैं, ये तो आपको पता है, और जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में इंटीग्रेट होते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि याद रखिए वो सारे मिलकर काम करते हैं। बच्चों क्लियर? एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। तो याद रखना सिस्टम में एक स्पेसिफिक गोल होता है। सिस्टम जो होता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो इंटीग्रेट होते हैं। सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट है उनमें एक इंटरेक्शन होता है कि ठीक है इस कंपोनेंट के बाद ये काम करेगा, इसके बाद ये काम करेगा, इसके बाद ये काम करेगा। सभी का मिलकर एक उद्देश्य होता है, ये पॉइंट याद रखना। सभी का मिलकर एक उद्देश्य होता है, ये इंटीग्रेशन है।
कौन किसके बाद काम करेगा, कैसे काम करेगा, इंटरेक्शन है। इसके अलावा बच्चों सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो आपस में इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंसी बनाने की कोशिश भी करते हैं बच्चों, क्लियर। और याद रखना सिस्टम की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि सिस्टम एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन वो चीज होती है जिसके खुद का आर्किटेक्चर होता है और खुद का ऑर्डर होता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों यहां से ये पॉइंट बार बार आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम बताइए। तो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, इंटरडिपेंडेंसी होती है, इंटीग्रेशन होता है बच्चों, क्लियर। और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है किसका, किसी सिस्टम का। यही किसी सिस्टम के गुण है जो कल मैंने आपको समझाए थे बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कोई कैसे ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है बताइए। द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कंपोनेंट्स और एलिमेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब तो तुम बोल ही सकते हो बच्चों। नेक्स्ट, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में वो काम करेंगे। कंपोनेंट विद इन द सिस्टम इंटरेक्ट विद each other exchanging information energy और रिसोर्सेज बच्चों, क्लियर। कि क्या इंटरेक्शन यानी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरडिपेंडेंसी मतलब सारे के सारे कंपोनेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं बच्चों, क्लियर, डिपेंडेंट होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन ईच अदर टू सम एक्सटेंट वेयर चेंज इन वन कंपोनेंट अफेक्ट अदर बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए इंटीग्रेशन। देयर इज ए कोहेसिव इंटीग्रेशन। कोहेसिव मतलब सभी का उद्देश्य एक ही होता है, हो सकता है अलग अलग काम करें लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। देयर इज ए कोहेसिव इंटीग्रेशन अमंग द कंपोनेंट्स इंश्योर दैट दे वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बच्चों, क्लियर। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सिस्टम का। द सिस्टम इज डिजाइंड टू अचीव ए सेंट्रल ऑब्जेक्टिव और पर्पज प्रोवाइडिंग ए डायरेक्शन एंड फोकस फॉर एक्टिविटीज बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों। तो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक में, सिस्टम के अंदर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक में क्या, तो सिस्टम दिमाग में लाओ कि ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है। तो याद रखना उन कंपोनेंट के अंदर इंटीग्रेशन है, उन कंपोनेंट के अंदर इंटरेक्शन है, उन कंपोनेंट का अंदर इंटरडिपेंडेंसी है बच्चों, उन कंपोनेंट का सबका एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है। वो जो कंपोनेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में व्यवस्थित है, मतलब उनका एक आर्किटेक्चर है और उनका एक ऑर्डर है। यही सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, क्लियर है बच्चों। तो ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, क्लियर। ये दिमाग में ले आइए कि सिस्टम है वो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उन्हीं को सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, क्लियर। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं बच्चों, ये पॉइंट में से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि टोटल 7 तरीके के कंपोनेंट होते हैं जिसमें 3 तो प्राइमरी होते हैं और बच्चों जो 4 होते हैं वो सेकेंडरी कंपोनेंट होते हैं। सबको पता है इनपुट दो, प्रोसेसिंग करो, आउटपुट दो। ये सिस्टम की क्वालिटी है कि सिस्टम इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट आ जाता है बच्चों, क्लियर। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों सेकेंडरी कंपोनेंट जो इनके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। एक तो कंट्रोल है जो बच्चों इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को कंट्रोल करता है। एक फीडबैक होता है, जो भी आउटपुट आया अगर उस आउटपुट के अकॉर्डिंग अपन को यूजर फीडबैक लेना होता है ताकि सिस्टम को और इंप्रूवमेंट करे, तो आउटपुट को वापस इनपुट में डालने का काम फीडबैक का है। एक होता है बच्चों एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है सिस्टम कौन से एनवायरमेंट में काम कर रहा है। सिस्टम की एक बाउंड्री जो होती है जो ये बताती है कि सिस्टम की लिमिटेशन क्या है बच्चों, क्लियर, कि सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशन है। तो याद रखिए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इनपुट द डेटा और इंफॉर्मेशन डेट इज फीड इनटू द कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, क्लियर। ये कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम में इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, फीडबैक हो गया, कंट्रोल और एनवायरमेंट हो गया बच्चों, क्लियर। यहीं पर एक वर्ड और लिख देते हैं, बाउंड्रीज। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों इनपुट द डेटा और इंफॉर्मेशन डेट इज फेड इनटू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो बच्चों को ये पूछे कि डेटा जो सिस्टम को दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, इनपुट। तो ये तो आपको सब पता है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। केवल तुम ये ऑर्डर को याद रखना बच्चों, क्लियर। प्रोसेस द एक्शन और ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम टू ट्रांसफर इनपुट इनटू आउटपुट, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आउटपुट क्या होता है, द रिजल्ट और आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। फीडबैक इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटपुट डेट इज यूज्ड टू एडजस्ट और मॉडिफाई द सिस्टम ऑपरेशन बच्चों, क्लियर। फीडबैक का मतलब ये होता है कि अगर आपको आउटपुट को बदलना है या आउटपुट से सेटिस्फाई नहीं हो तो बच्चों आप एक फीडबैक दे सकते हो किसको, सिस्टम को बच्चों, क्लियर। सिस्टम फीडबैक को इनपुट की तरह लेता है और बच्चों आउटपुट चेंज करने के लिए फीडबैक काम में आते हैं। ये पॉइंट क्लियर। अब कंट्रोल क्या है, मैकेनिज्म और प्रोसेस रेगुलेट एंड मॉनिटर द सिस्टम परफॉर्मेंस।
टू इंश्योर इट मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब सिस्टम को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सिस्टम बनाया गया है वो मिल जाना चाहिए। बच्चों क्लियर? और एनवायरमेंट क्या होता है? द एक्सटर्नल फैक्टर और कंडीशन दैट सराउंड एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम। बच्चों क्लियर? याद रखिए उस सिस्टम से क्या क्या चीजें कांटेक्ट में रहेगी, वो सिस्टम किससे इनपुट लेगा, कहां तक आउटपुट देगा। बच्चों क्लियर? ये उस सिस्टम का क्या है? एनवायरमेंट। द एक्सटर्नल फैक्टर बच्चों ये आपका सिस्टम है, ये जो एनवायरमेंट है ये एक्सटर्नल फैक्टर है। द एक्सटर्नल फैक्टर और कंडीशन दैट सराउंड एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम। बच्चों क्लियर? जो सिस्टम को घेरे रखती है वो उसका एनवायरमेंट क्या है। अच्छा, इस सिस्टम से कौन कौन कॉन्टेक्ट कर पाएगा, इस सिस्टम का फायदा कौन कौन ले पाएगा, ये सिस्टम आउटपुट किस किस को दे पाएगा, ये सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो बच्चों ये जो बताता है वो है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में सारी चीजें डिफाइंड है। बच्चों क्लियर? एनवायरमेंट का मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए मैं कोई अमेजन को यूज कर रहा हूं, अमेजन का एनवायरमेंट में कौन कौन लोग हैं? क्लाइंट है बच्चों, अच्छा गेटवे है बच्चों, वेबसाइट है बच्चों। तो जो वेबसाइट है वो तो आपका सिस्टम हो गया, और बाकी उस वेबसाइट से जुड़े जितने भी लोग हैं बच्चों, सप्लाई करता है बच्चों, डेवलपर है, सप्लाई करता है बच्चों, कस्टमर है, पेमेंट गेटवे है, बैंकिंग सेक्टर है, वो सब उसके एनवायरमेंट के अंदर आ गए। बच्चों क्लियर? तो कोई वेबसाइट अगर मैंने बनाई तो वो सिस्टम है, और वेबसाइट जिस जिससे जुड़ा हुआ है वो उसका क्या है? एनवायरमेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है बाउंड्रीज कि ठीक है यार, अमेजन अपने इंडिया में चल सकता है, इसको चाइना ने बैन कर दिया क्योंकि अमेरिका चाइना में युद्ध हो गया, तो इसकी एक बाउंड्री हो गई कि ठीक है यार, कौन से कस्टमर के लिए चलेगा और कौन से कस्टमर के लिए नहीं चलेगा। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। करेक्टरिस्टिक डन। बच्चों क्लियर? ये भी क्लियर है तो कमेंट कर दो। कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं किसके सिस्टम के। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं बच्चों, याद रखना यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम। अब एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम क्या होता है? तो ये पॉइंट याद रखिए कि एलिमेंट यानी जो सिस्टम बनता है वो कैसे बनता है। तो सबको पता है सबसे पहले सिस्टम डेटा इकट्ठा करता है, डेटा से अपन मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल से कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट में इंटरफेसिंग करते हैं। बच्चों क्लियर? और इंटरफेसिंग करने के बाद आपका पूरा सिस्टम तैयार होता है। तो सिस्टम कैसे बनता है, सिस्टम के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बच्चों रॉ मटेरियल अपन ढूंढते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं बच्चों, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर उनसे अपन मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल मतलब एक तरीके का फंक्शन होता है। फिर मॉड्यूल से अपन कंपोनेंट बनाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ मॉड्यूल को अपन कंपोनेंट कह सकते हैं। जब वो कंपोनेंट बन जाए तो उनके बीच में डेटा का फ्लो को देखते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन को देखते हैं। फिर बच्चों वो हो जाए तो पूरा सिस्टम कंप्लीट तैयार हो जाता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना कि सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट आपको चाहिए। बच्चों क्लियर? कंपोनेंट अलग है, एलिमेंट अलग है। एलिमेंट मतलब किसी चीज को बनाने के लिए, अरविंद सर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कान चाहिए, नाक चाहिए, जीभ चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो एलिमेंट है। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है एलिमेंट। तो याद रखिए एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम। एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम में डेटा आता है, मॉड्यूल आता है, कंपोनेंट आता है, इंटरफेस आता है, और क्या आता है? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब सिस्टम का आर्किटेक्चर। क्लियर? तो बच्चों द रो फैक्ट्स, फिगर और इंफॉर्मेशन डेट इज यूज्ड एंड प्रोसेस्ड विद इन द सिस्टम। ठीक है? नेक्स्ट चलिए मॉड्यूल, ए सेल्फ कंटेंट यूनिट और प्रोग्राम विद इन द सिस्टम डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। याद रखना डेटा को इकट्ठा करके अपन को मॉड्यूल तैयार करने हैं। ग्रुप ऑफ मॉड्यूल क्या कहलाता है? कंपोनेंट कहलाता है। ए लार्ज फंक्शनल यूनिट विद इन द सिस्टम कंपोज्ड ऑफ मॉड्यूल और सब कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर। बच्चों क्लियर? इंटरफेस क्या होता है? इन जो कंपोनेंट है इनके बीच में अपन डेटा का इंटरफेस करके देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और सिस्टम विद इन द सिस्टम। बच्चों क्लियर? आर्किटेक्चर द ओवरऑल स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट, मतलब पूरा सिस्टम का एक आर्किटेक्चर है। बच्चों क्लियर? तो एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम में डेटा होता है। बच्चों सिस्टम बनाने के लिए अपन को डेटा चाहिए, फिर मॉड्यूल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, उनके बीच में इंटरफेस चाहिए, फिर उनका एक आर्किटेक्चर होना चाहिए। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सिस्टम का एक आर्किटेक्चर होता है, सिस्टम के कंपोनेंट के बीच में इंटरफेस होता है, सिस्टम के अंदर कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट मॉड्यूल से बनते हैं, मॉड्यूल डेटा से बनता है। बच्चों क्लियर? द ओवरऑल स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आ गया बच्चों? तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। क्लियर? अब सिस्टम के लेवल कौन कौन से वो अपन स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना। क्या इतना आपके क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर यहां तक हमारे क्लियर है, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उसके समझ में आएगा जिसने कल की क्लास ली थी। कल मैंने आपको पूरी थ्योरी समझा दी थी, आज मैंने लिखा हुआ आपको पढ़ा दिया ताकि आपको कोई पॉइंट में गड़बड़ नहीं हो।
क्लियर है बच्चों? यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर ये क्लास 5 बजे से कर लो, 5 बजे, 5 से 6 मेरी ऑफलाइन रहती है, 4 से 6 रहती है, प्रोग्रामर की ऑफलाइन क्लास रहती है 4 से 6। हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। अब चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। जो अगला कंसेप्ट है उसको देखते हैं अपन। देखो बच्चों, एक कंसेप्ट है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है और वो कंसेप्ट क्या है, सिस्टम लेवल्स कौन कौन से हैं। क्लियर? तो ये सिस्टम लेवल जो है इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक बार इसको देखना, अच्छी तरीके से समझना, ये जस्ट सामने है लेकिन पहले इसको समझना। सिस्टम लेवल कौन कौन से है, अपर लेवल कौन सा है, सबसे लोअर लेवल कौन सा है, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए सिस्टम के यही लेवल है जैसे दिख रहे हैं आपको, जैसे ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये अपर लेवल होता है बच्चों। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं अगर बात करूं सिस्टम की, तो सिस्टम को इस तरीके से अगर मैं डिवाइड करूं तो बच्चों सबसे ऊपर के लोग कम होते हैं, सबसे कम होते हैं बच्चों। क्लियर? सबसे ऊपर के लोग सबसे कम होते हैं इसलिए मैंने छोटा बनाया, सबसे नीचे के लोग ज्यादा होते हैं इसलिए मैंने बड़ा बनाया बच्चों। क्लियर? और ये लोग कम होते हैं, फिर ये लोग और कम होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बांटूं तो ये है ESS। ESS का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। अगर मैं बात करूं तो टॉपिक कौन सा है पहले तो आपके दिमाग में लाइए। कल से आगे अपन बढ़ चुके हैं, टॉपिक का नाम है क्या, सिस्टम के लेवल। तो सिस्टम के लेवल, कोई भी सिस्टम अगर अपन बनाते हैं तो उसके कौन कौन से लेवल है बच्चों। क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री मेरे को बनाना है, रिलायंस इंडस्ट्री एक सिस्टम है। अब बच्चों उस रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से लोग होंगे, तो बच्चों एक तो होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम याद रखना, कई बार आ जाता है किसी भी सिस्टम, किसी भी इंडस्ट्री के सबसे ऊपर का लेवल कौन सा होता है, तो याद रखना बच्चों एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा बच्चों, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम ये मैंने छोटा क्यों बनाया, उसका मतलब है ये लोग कम होते हैं। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम बच्चों, क्लियर? ये मेन ओनर्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, ये मेन मालिक होते हैं किसी भी सिस्टम के। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे कौन होता है, MIS बच्चों। क्लियर? जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो दूसरे नंबर पे होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बच्चों मैनेजमेंट करने वाले कौन, जैसे अगर मैं बात करूं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी यहाँ पर आएंगे, लेकिन बच्चों उनके जो मैनेजर लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और बच्चों यहाँ पर होते हैं TPS। TPS मतलब जो वर्कर है बच्चों। क्लियर? जो एक्चुअली वर्क परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पर आएंगे, कौन, TPS। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। TPS का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अभी मैंने 3 चीज बताई। अगर मैं पूछूं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का आएगा तो ESS का आएगा बच्चों। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बताइए मैनेजर लोग कहाँ आएंगे, तो बच्चों मैनेजर लोग MIS पे आएंगे। और जो एक्चुअल वर्क करने वाले लोग कहाँ आएंगे, तो बच्चों वो आएंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर आएंगे बच्चों। क्लियर? तो ये 3 लेवल आपको दिमाग में रखने हैं बच्चों। कौन कौन सा, ESS, MIS और TPS बच्चों। क्लियर? यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हाई सैलरी पेड ESS, बिल्कुल बच्चों याद रखना, जिनकी संख्या जितनी कम होती है उनकी सैलरी भी उतनी ज्यादा होती है बच्चों। क्लियर? इसकी सैलरी ज्यादा है, फिर इनकी सैलरी थोड़ी कम है, इनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है बच्चों। क्लियर? याद रखिए एक्चुअल वर्क परफॉर्म यहाँ होता है बच्चों, डिसीजन मेकिंग आपकी यहाँ पर होती है और यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं बच्चों। क्लियर? याद रखिए ये अप्लाई करने वाले लोग हैं, अप्लाई करने वाले, यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए बच्चों। क्लियर? ये एक्चुअल वर्क परफॉर्मर होते हैं, एक्चुअल वर्क परफॉर्मर होते हैं, एक्चुअल वर्क परफॉर्मर होते हैं बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बच्चों अपन और बातें करेंगे कि 2 बीच में और आते हैं लेकिन उनकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आपके 3 पॉइंट आपके याद होने चाहिए। सिस्टम के लेवल कौन कौन से, तो 3 लेवल होते हैं। बड़े तौर पे देखे जाए तो 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, ESS बच्चों, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आ चुकी है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार आ चुकी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी कई बार आ चुकी है, ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर? यहां तक अगर आपके क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि सर ये बताओ ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, तो जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करते हैं बच्चों। क्लियर? जो बच्चों रिलायंस फ्रेश में गए आप, कोई आपको तोड़ने वाला है, कोई गेट कीपर है, कोई बच्चों
ट्रॉली खींचने वाला है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? तो बच्चों टाइप करने वाला है, बिल काटने वाला है, वो सब किसके अंदर आते हैं? टीपीएस के अंदर। बच्चों यही लोग वर्क परफॉर्म करते हैं। तो सिस्टम डेट प्रोसेस रूटीन ट्रांजिशन efficiently and accurately, ensuring the day-to-day operations of an organization run smoothly। याद रखिए जो डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो है टीपीएस। बच्चों क्लियर? पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो वर्क परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल वर्क परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो यहां तक आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। टीपीएस क्या होता है? तो बच्चों ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये टीपीएस की फुल फॉर्म है। एमआईएस में क्या होता है? इन दो को मैं छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये दो आपको थोड़ी देर बाद में समझाएंगे, पहले इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। 3 लेवल मैंने लिए, वो कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको याद करना है, आपको याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे ऊपर का लेवल कौन सा है, किसके अंदर? सिस्टम के अंदर, तो ईएसएस। सबसे नीचे का कौन सा है? तो बच्चों टीपीएस। बच्चों मिड का कौन सा है? तो एमआईएस। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों पोस्ट, ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का मतलब होता है पोस्ट, ठीक है? ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। बच्चों तुम खुद सोचो, मान लो आप किसी सिस्टम के अंदर गए, रिलायंस फ्रेश के अंदर गए, तो रिलायंस फ्रेश बच्चों अंबानी, मुकेश अंबानी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। उसके मैनेजर कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। यहाँ पर कौन आएंगे? जो रिलायंस फ्रेश में आप जाओगे जो मिलेंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर, सिस्टम वाकई दुनिया में कोई भी सिस्टम देख लो, इन 3 तरीके से मिलकर बना है। सबसे नीचे के पद पे कौन होगा? टीपीएस। इनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। इनकी सैलरी क्या होगी? कम होगी। बच्चों क्लियर? ये इसके ऊपर के लेवल पे कौन होगा? एमआईएस। ये क्या काम करता है? मैनेजमेंट का काम करता है। इनकी सैलरी इनसे ज्यादा होगी। बच्चों इनकी संख्या इनसे कम होगी। फिर सबसे ऊपर के लेवल पे कौन है? ईएसएस। तो ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अरे भाई सॉफ्टवेयर सिस्टम पढ़ रहे हो तो सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा याद रखना, 99% ये टॉपिक प्रकृति ने आपको सिखाया। 99, 1% ये टॉपिक अरविंद सर सिखाएंगे। अरविंद सर आपको ये बताएंगे कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं। बाकी अरविंद सर का इस टॉपिक में कोई रोल नहीं है, इस बुक में अरविंद सर का कोई रोल नहीं है। अरविंद सर आपको केवल ये सिखा सकते हैं कौन कौन से पॉइंट आपको याद करना है। क्लियर है बच्चों? बाकी आप खुद समझदार हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। अरे यार सर समझ में आ गया। ईएसएस मतलब मुकेश अंबानी, एमआईएस मतलब उसके मैनेजर। बच्चों क्लियर? और टीपीएस का मतलब है कि भाई जो ये लोग काम कर रहे हैं, ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो ट्रांजिशन को हैंडल कर रहे हैं। बच्चों क्लियर? जिनसे आप कस्टमर से डायरेक्टली लिंक होते हैं, वो टीपीएस के अंदर आते हैं। चलिए अब बच्चों एमआईएस में क्या होगा? सिस्टम डेट गेदर प्रोसेसेज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल एक्टिविटी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों क्लियर? अब देखिए सेल्स रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है? सेल्स की रिपोर्टिंग किसको करेंगे? ठीक है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये किसके अंदर आएंगे? बच्चों जो भी मैनेजमेंट का काम है वो किसके अंदर आएगा? एमआईएस के अंदर आएगा। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आ जाइए ईएसएस, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। सिस्टम डेट प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन टू टॉप लेवल मैनेजमेंट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बच्चों क्लियर? याद रखिए ये एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। बच्चों क्लियर? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो बच्चों डायरेक्टली डिसीजन बनाता है। बच्चों क्लियर? ये डिसीजन को अप्लाई करते हैं और ये बच्चों डिसीजन को फुलफिल करने में मदद करते हैं। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन ये उठा कि ठीक है यार मैनेजर लेवल पे इतने लोग नहीं रह पाते। बच्चों क्लियर? तो मैनेजर लेवल के ऊपर जो याद रखना डेटा का जो एनालाइज करते हैं, डेटा का जो एनालाइज करके देते हैं, जैसे सी है। बच्चों क्लियर? सी है। बच्चों अकाउंटेंट याद रखना, अकाउंटेंट ये सब किस में आते हैं? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर आ जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। बच्चों क्लियर? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? सुनो, नीचे तो आपके एम्प्लॉय मिल गए। बच्चों क्लियर? वो तो क्या हो गए? आपके टीपीएस हो गए। फिर एमआईएस जो मैनेजर हो गए। अब बच्चों जो जो सेल हुई, कितनी सेल हुई? बच्चों क्लियर? उनका डेटा कोई तैयार कर रहा होगा। बच्चों क्लियर? अच्छा कौन सा माल की ज्यादा मांग है, कौन से माल की कम मांग है, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो बनाते हैं, लोअर लेवल पे जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, बनाते हैं। अच्छा कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक जा चुका है, किसकी कमी है, किसकी ज्यादा मात्रा आ चुकी है, तो ये जो तैयार करते हैं उनको बोलते हैं बच्चों डीएसएस। बच्चों क्लियर? तो इसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बच्चों ये इसको इन्फॉर्म करता है। बच्चों क्लियर? ये इसको इन्फॉर्म करता है। बच्चों क्लियर? अच्छा ये
अब बच्चों यहाँ पर एक चीज और आती है, वो है ओएएस। ओएएस का मतलब क्या होता है कि ये जो लोग है, ये अपना जो काम है वो बच्चों आजकल मैन्युअली नहीं करते हैं, ये किसको यूज करते हैं बच्चों, ये अपनी ऑफिस को स्मार्ट बना चुके हैं, तो इसको बोलते हैं ओएएस। बच्चों क्लियर? बिल काटेंगे तो ऐसे नहीं काटेंगे बच्चों, ऑनलाइन बिल काट देंगे बच्चों, क्लियर? चलिए, इसके अलावा मैसेजिंग करेंगे तो मैसेज ऐसे नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, तो ओएएस, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो याद रखना बच्चों, इन दो चीजों को मैं और जोड़ देता हूं। तो ये क्या है, ये पुराना सिस्टम था, ये थोड़ा सा नया सिस्टम आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ईएसएस हो गया बच्चों, क्लियर? इसके नीचे कौन आ गया, तो इसके नीचे आपका कौन आ गया, एमआईएस आ गया। कौन आ गया बच्चों, एमआईएस। अच्छा, एमआईएस किसके ऊपर डिसीजन लेता है, डीएसएस की रिपोर्ट के ऊपर बच्चों, क्लियर? टीपीएस जो काम करता है बच्चों, वो ओएएस के थ्रू काम करता है बच्चों, क्लियर? सबसे नीचे टीपीएस, फिर ओएएस, फिर डीएसएस, फिर एमआईएस, फिर ईएसएस। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है बच्चों, क्लियर? इनकी मात्रा ऐसे बढ़ती जा रही है, और याद रखना ये किसके अंदर है, ओएएस टीपीएस वाले पार्ट में आता है, डीएसएस और एमआईएस एक पार्ट में आते हैं, और ईएसएस अलग पार्ट में आता है। तो ये अलग पार्ट हो गया बच्चों, क्लियर? एमआईएस और डीएसएस एक पार्ट में आ गया, और बच्चों टीपीएस और ओएएस एक पार्ट में आ गया बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब बच्चों इसको जैसे पढ़ोगे, जैसे ईमेल चला गया आपके पास, क्लियर? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है बच्चों? व्हाट इफ एनालाइज टूल, फोरकास्टिंग सिस्टम। आपको ये बताना है, फोरकास्टिंग मतलब पूरा का पूरा आपको पता रहता है कि किस स्टोर में किसकी कमी है, किसकी कमी नहीं है, क्या खराब है, क्या खराब नहीं है, फोरकास्टिंग बच्चों। सेल्स रिपोर्ट, अब ये जो रिपोर्ट देते हैं बना बना के, ये किसको देते हैं, मैनेजर, और मैनेजर पहुंचाते हैं इनके पास ताकि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके बच्चों, क्लियर? एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड मतलब जो चलाते हैं उस सिस्टम को वहां पर पहुंचाते हैं, मैनेजर थोड़ी चलाते हैं, मैनेजर इनको भेजते हैं। एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग टूल्स, याद रखना ईएसएस में एक वर्ड याद रखना, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट टीम है जो बच्चों स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपके लेती है बच्चों, क्लियर? इसमें सारे एग्जीक्यूटिव आपके बैठते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। यहाँ पर मैनेजर लेवल है जो इनको रिपोर्ट करते हैं बच्चों। डीएसएस है, इसमें सीए, अकाउंटेंट, ये सब आ जाते हैं बच्चों, क्लियर? कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब बच्चों यहाँ पर कौन है, तो दिल्ली के जो एम्प्लॉय है वो किस में आ जाते हैं, टीपीएस के अंदर। और ओएस में क्या है, तो बच्चों याद रखना ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। याद रखिए इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट के जानी है। कल की क्लास में एक चीज बच गई थी, सिस्टम लेवल, जो आज मैंने आपको समझाया, वापस सुन लीजिए। सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके नीचे मैनेजर होते हैं। मैनेजर जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं वो इसको भेजते हैं, ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं मैनेजर को भेजते हैं बच्चों, क्लियर? टीपीएस है वो ओएस की हेल्प के थ्रू आपका जो सिस्टम है उसको एक्चुअल चलाने का काम करते हैं। कौन, टीपीएस। सबसे नीचे टीपीएस, उसके ऊपर ओएस, दोनों एक ही पार्ट है, टीपीएस के ही पार्ट है। एमआईएस और डीएसएस एक ही लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, और ईएसएस एक अलग लेवल है, तो ये लेवल अलग है, ये लेवल अलग है, ये लेवल अलग है। ऑर्डर ऐसे ही याद रखना, ईएसएस, एमआईएस, डीएसएस, ओएस और टीपीएस, क्योंकि ऑर्डर में भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर। अब इसको थोड़ा सा मुख जबानी बता दो। तो देखिए, अगर मैं मुंह जबानी बताऊं तो इतना याद रखना आप कि सबसे नीचे कौन होता है, टीपीएस। टीपीएस कौन होता है, रिलायंस फ्रेश पे जाओ, जो आपको लोग मिलेंगे वो कौन है, टीपीएस। अब बच्चों जिसके थ्रू वो मैसेजिंग कर रहे हैं, जिसके थ्रू बिल काट रहे हैं, वो क्या है, ओएएस बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया। अब बच्चों जो स्टोर के ऊपर आज 12 बजे तक क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, अकाउंटेंट बैठेंगे, सीए बैठेंगे, कौन सा माल गया, कौन सा माल नहीं गया, कौन सा खराब निकला, एक्सपायरी डेट निकला, ये जो बनाते हैं बच्चों, क्लियर? उनको बोलते हैं डीएसएस, क्लियर? उनको क्या बोलते हैं, डीएसएस। अब बच्चों डीएसएस ने पूरा बिल बना के इसको भेज दिया एमआईएस। एमआईएस क्या करेंगे, फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और वो रिपोर्ट किसको भेजेंगे बच्चों, ईएसएस। और फिर ईएसएस क्या है, ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि आगे अपन को फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना, किसकी रेट बढ़ानी है, किसकी रेट नहीं बढ़ानी बच्चों, क्लियर? इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। तो ये सिस्टम के क्या है बच्चों, लेवल है, क्लियर है? यहां तक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। अच्छा, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि जो ईएसएस, इनमें सबसे सिस्टम लेवल में सबसे टॉप पे कौन होता है, तो ईएसएस बच्चों, क्लियर? याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सबसे लोअर लेवल पे कौन होता है, तो टीपीएस बच्चों, क्लियर? टीपीएस के साथ और कौन होता है, तो ओएएस, ये याद रखना। लेकिन टीपीएस से ऊपर के लेवल पे है, ये डायग्राम ध्यान रखना, क्योंकि टीपीएस ज्यादा होंगे, ओएएस कम होंगे, डीएसएस और कम होंगे, एमआईएस और कम होंगे, ईएसएस और कम होंगे। इस तरीके से ये ऑर्डर होता है। वो आपने देखा साइंस में एक ऑर्डर होता है कि यार हिरण ज्यादा होंगे, फिर मांसाहारी कम होंगे, उसी तरीके से ये ऑर्डर होता है, क्लियर? तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब क्वेश्चन उठता है कि सर सिस्टम में आपने लगभग सब चीजें हमको बता दी। सिस्टम 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 सिस्टम, ठीक है, हमारी खोपड़ी में बैठ गया सिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम तो यहाँ खत्म हो गया। अब बच्चों अपना क्वेश्चन होता है कि सिस्टम जो है उसको डेवलप करेंगे अपन। अब कल से अपन सिस्टम को डेवलप करेंगे। अब सिस्टम को डेवलप करेंगे तो बच्चों सिस्टम डेवलपमेंट के 4 साइकिल होते हैं। आप सबको पता होना चाहिए, प्लानिंग होता है, एनालाइज होता है, डिजाइन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब बच्चों प्लानिंग के अंदर भी बहुत सारे फेस होते हैं। प्लानिंग के अंदर भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, एसआरएस डेवलपमेंट होता है, एसआरएस वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है। क्लियर? तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग फेज को कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले अपन प्लानिंग फेज पढ़ेंगे, फिर अपन बच्चों प्लानिंग फेज के बाद एनालाइज फेज पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एनालाइज फेज के बाद डिजाइन फेज पढ़ेंगे और डिजाइन फेज के बाद इंप्लीमेंटेशन फेज पढ़ेंगे। फिर बच्चों सारे के सारे मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आज एक पॉइंट खत्म हो गया, व्हाट इज सिस्टम। बच्चों क्लियर? सिस्टम में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सिस्टम को पूरा समझाने की कोशिश की, सिस्टम के कौन कौन से लेवल है, सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है, सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट है, सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सिस्टम जो है वो कितने प्रकार का है, सिस्टम होता क्या है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, हाँ जी बच्चों, क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट सर। बाकी मैं जब एमसीक्यू कराओगे तो आप उड़ा दोगे ना एमसीक्यू को, बस आपको ये ऑर्डर पता होना, ये कुछ भी नहीं है, सब कचरा है, ये सब कचरा है, बस ये पॉइंट याद होने चाहिए बच्चों। क्लियर? ये सब कचरा है, बस आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए बच्चों। ये सब कचरा है, आपको केवल ये पॉइंट याद होने चाहिए। हाँ, ये कचरा मैं क्यों लेके आया हूं, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं सर फीडबैक का आपको लिखा हुआ नहीं बताया। तो फीडबैक क्या होता है वो यहां से पता, बाकी आपको पता है फीडबैक क्या है, कि भाई ठीक है, अगर आपको आउटपुट में कोई परिवर्तन करना है तो ठीक है, आप उस आउटपुट के रिगार्डिंग इनपुट में फीडबैक दे सकते हो, ये फीडबैक है। डायग्राम आपके क्लियर होने चाहिए बच्चों। क्लियर? चलिए, अब सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं बताऊंगा कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि अपने टॉपिक का नाम है सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन। बच्चों क्लियर? सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन। तो सिस्टम क्या होता है ये तो खत्म हो गया। अब कल मैं पढ़ाऊंगा सिस्टम एनालाइज कौन होता है, सिस्टम को एनालाइज करने वाला व्यक्ति कौन होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना। थोड़ा सा आइडिया मैं भी दे देता हूं बच्चों। सिस्टम एनालाइज का मतलब होता है सिस्टम को एनालाइज करने वाला, मतलब उसकी प्रॉफिट लॉस, उसमें कौन शामिल नहीं, कैसे काम करेगा कैसे नहीं, मतलब वो टीपीएस के अलावा सारा काम करता है, उसको एनालाइज कहते हैं। मतलब याद रखना, ईएसएस है बच्चों, क्लियर? ईएसएस है वो भी एनालाइज के अंदर आएगा, एमआईएस है वो भी एनालाइज के अंदर आएगा बच्चों, डीएसएस है वो भी एनालाइज के अंदर आएगा। तो फिर एओएस और टीपीएस ये एनालाइज के अंदर नहीं आएंगे, बाकी बच्चों सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, एनालाइज के अंदर। एनालाइज का मतलब है प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी उसकी, सिस्टम परफेक्ट बने नहीं बने उसकी, स्टेक होल्डर को खुश करने की जिम्मेदारी उसकी, मतलब सारा काम करने का काम किसका होता है, सिस्टम एनालाइज। मतलब वो आके बस प्रोडक्ट नहीं बेचता, बाकी सारा काम कर देगा बच्चों। आके वो टाइप वाइप नहीं करता, बाकी सारा काम कर देगा। आके वो प्रोग्राम नहीं बनाता, बाकी सारा काम कर देगा। सिस्टम एनालाइज की जिम्मेदारी है कि सिस्टम अपने गोल तक पहुंचना चाहिए। सिस्टम एनालाइज की जिम्मेदारी है कि सिस्टम जिस उद्देश्य के लिए बना उसको फुलफिल करना चाहिए। सिस्टम एनालाइज समझ में आ जाना चाहिए, सारी की सारी जिम्मेदारी सिस्टम एनालाइज की है, केवल एओएस और टीपीएस को छोड़कर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? स्टेक होल्डर जो है बच्चों, कंपनी के जो मालिक है उनको सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी उसकी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी उसकी है, कंपोनेंट कौन से बने नहीं बने ये जिम्मेदारी उसकी है बच्चों। क्लियर? कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कैसे करे कैसे नहीं करे ये जिम्मेदारी उसकी है, कंपोनेंट के बीच में कैसे इंडिपेंडेंसी हो ये जिम्मेदारी उसकी है, कंपोनेंट किस मेथोडोलॉजी के अंदर जुड़े एक दूसरे से ये जिम्मेदारी उसकी है। अरे गुरुजी एक वर्ड बोलो, उसकी जिम्मेदारी क्या नहीं है? उसकी जिम्मेदारी एओएस और टीपीएस की नहीं, उसकी जिम्मेदारी टाइपिंग और माल बेचने की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी तोड़ने की, बिल बनाने की ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है। तो फिर जिम्मेदारी क्या है? बाकी पूरे सिस्टम को हैंडल करने की जिम्मेदारी उसकी है। ये होता है सिस्टम एनालाइज बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिस्टम एनालाइज की क्या क्या जिम्मेदारी होती है बच्चों। क्लियर? एनालाइज ऑल थिंग्स इन सिस्टम, वेरी गुड। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन ये उठता है कि गुरुजी जो सिस्टम एनालिसिस होता है उसकी कुछ स्किल होती है क्या? हाँ, इस स्किल में से क्वेश्चन आता है हमेशा
बच्चों क्लियर। एक तो सिस्टम एनालाइज है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब उसके दिमाग में रीजनिंग चलती रहनी चाहिए, मतलब वो एनालाइज कर सके, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। एक बच्चों याद रखना, सिस्टम एनालिसिस कोई भी होगा उसमें टेक्निकल माइंड भी होना जरूरी है। बच्चों एक बार बताइए, कोई सिस्टम बन रहा है तो सिस्टम बन रहा है और टेक्निकल माइंड है ही नहीं। जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर बनाने वाला है, तो अगर सिस्टम एनालिसिस ऐसे बना दिया, ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसको ट्रैक्टर का एबीसीडी नहीं पता, क्या बच्चों कभी परफेक्ट सिस्टम को डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बच्चों क्लियर। याद रखिए, सिस्टम कोई भी व्यक्ति कोई दुकान खोलता है तो वो वही दुकान खोलता है जिसमें उसका नॉलेज हो। मान लीजिए मेरे को पढ़ाने का नॉलेज है तो मैंने अपनी कोचिंग चला रखी है, कल कोई कह दे कि सर आप गोलगप्पे बेचिए, तो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता। तो याद रखिए, सिस्टम एनालिसिस के अंदर अपना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब जिस फील्ड का वो व्यक्ति है वो नॉलेज होना चाहिए, उसके दिमाग में बच्चों लोगों से बातचीत करने का एक बिहेवियर होना चाहिए, बच्चों वो लोगों से कम्युनिकेट हो सके वो उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच होनी चाहिए, उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, उसके अंदर बच्चों विचार करो एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। याद रखिए, ये उसकी अप्रोच होनी चाहिए। और ये पूछे कि यार सिस्टम एनालिसिस में स्किल क्या होगी, तो सबसे पहले ये लिख दो, एक रीजनिंग का टेस्ट देगा, एक सी का टेस्ट देगा बच्चों क्लियर, एक मैथमेटिक्स का टेस्ट देगा और एक बच्चों इंग्लिश का टेस्ट देगा। इंग्लिश का टेस्ट क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि वो इंग्लिश को समझ पाता है नहीं समझ पाता, वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक रीजनिंग का टेस्ट है, वो थिंकिंग कर पाता है नहीं कर पाता। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट, वो कैलकुलेशन कर पाता है नहीं कर पाता। कई कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस में दिखा दे, लॉस की जगह प्रॉफिट में दिखा दे। बच्चों क्लियर। याद रखिए, सी का टेस्ट, अरे आपको सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो आप सी का टेस्ट ही लोगे, अगर आप मैकेनिकल की कंपनी है तो आप ये पूछ लोगे स्पिंडल क्या है ये क्या है, तो टेक्निकल टेस्ट लेना जरूरी है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके क्लियर होना जाना चाहिए। मैंने एक वर्ड और खत्म कर दिया, सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन। डिजाइन बाद में पढ़ेंगे, सिस्टम क्या होता है कल तक खत्म कर दिया। बच्चों सिस्टम एनालाइज क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, सिस्टम एनालाइज के क्या क्या गुण है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट करो हाँ सर, तो इसको भी निपटाई देते हैं साथ साथ। एक बार बताइए, एलिमेंट ऑफ सिस्टम हो गया बच्चों, सिस्टम लेवल कौन कौन से है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो बच्चों लेवल याद रख लेना, नाम याद रख लेना, बाकी कुछ भी नहीं है। बच्चों स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने वाले लोग, बच्चों मैनेजमेंट करने वाले लोग, बच्चों डेली रिपोर्ट तैयार करने वाले लोग, बच्चों एक्चुअल वर्क परफॉर्म करने वाले लोग, बच्चों टूल्स हैं। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सिस्टम एनालाइज, सिस्टम एनालाइज का क्या रोल है बच्चों क्लियर? ऐसा कोई रोल है जो वो नहीं कर सकता? ठीक है, कर इनको मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों याद रखिए, क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब क्वालिटी खराब नहीं हो सिस्टम की, उसकी गारंटी देता है, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करता है। बच्चों क्लियर। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सिस्टम को डिजाइन, बच्चों फिजिबिलिटी स्टडी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल ये चेक करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है। ये सारा काम कौन करता है? सिस्टम एनालाइज। भाई मान लीजिए कोई सिस्टम बनवाने आया, तो सिस्टम में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे कैसे की जाती है, उसके टूल्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों इंटरव्यू लेता है, बच्चों इंटरव्यू लेता है, क्वेश्चन आंसर करता है। बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं किसके? रिक्वायरमेंट गैदरिंग के। बच्चों क्लियर। याद रखिए, कोई प्रोटोटाइप कंसेप्ट होता है तो ये अपन पढ़ेंगे तभी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो रोल ऑफ सिस्टम एनालाइज मतलब सारे काम करता है बच्चों, एक टीपीएस और एओएस के काम के अलावा। बच्चों क्लियर, सारा काम करता है, सारा काम समझ में आ गया होगा। सिस्टम एनालिसिस एक बहुत बड़ी पोजीशन है जो सिस्टम का पूरा एनालाइज करता है। किसके बारे में? लीजिए, क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में, क्वालिटी एश्योर, बिल्कुल क्लियर क्वालिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करता है, सिस्टम डिजाइन में बहुत बड़ा रोल है, फिजिबिलिटी ऐसा सिस्टम पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करता है कौन? सिस्टम एनालाइज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है। बच्चों क्लियर। मेरे हिसाब से हर चीज बोल दो, ये मत बोलो कि सर वो मेरे घर पे बोरी रखने आएगा, नहीं, वो बोरी नहीं रखेगा, वो बोरी रखवाएगा। बच्चों क्लियर। वो सिस्टम एनालिसिस है कि सर मेरे लिए टाइप कर दीजिएगा, नहीं, वो टाइप का ऑर्डर दे देगा, टाइप नहीं करेगा। बच्चों क्लियर। सर मेरे लिए 3 किलो चीनी तोल दीजिएगा, नहीं, वो 3 किलो चीनी तुलवा देगा। बच्चों क्लियर। न कि खुद तोलेगा नहीं। मैनेज बिजनेस रिस्क, वेरी गुड। टीचर टेक टेस्ट फॉर एनालाइज
द स्टूडेंट और एनालाइज इज जजमेंट। ठीक है, बोल सकते हो आप, अच्छी बात है। नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिस्टम एनालाइज स्किल कौन कौन सी होती है। बच्चों देखिए, स्किल कौन कौन सी होगी, मैंने आपको बता दिया कि भाई उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिस्टम के बारे में वो सोच सके, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, टेक्निकल बंदा होना चाहिए, और अटेंशन टू डिटेल। बच्चों क्लियर? अटेंशन टू डिटेल का मतलब है ability to pay close attention to detail to ensure accuracy and completeness in system specification। attention to detail मतलब वो हमेशा कोशिश करे उस सिस्टम के डिटेल में जाने की। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या गुरुजी हम रटे इनको? अरे क्यों रटते हो? आपको पता है आप सिस्टम एनालाइज किसको बनाओगे? जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जिसकी मैथ अच्छी है, जो टेक्निकल बंदा है, जो आपके काम को समझ सकता है। बच्चों जिसकी प्रोफिशिएंसी अच्छी है, जो लोगों से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकता है, बोल सकता है, विचार कर सकता है, लोगों की भावना समझ सकता है, एटीट्यूड में नहीं रहता है। याद रखिए यही तो उसकी क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सिस्टम एनालाइज की स्किल है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों सिस्टम एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट कर सकता है, मनी मैनेजमेंट कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकता है, दुनिया भर के मैनेजमेंट कर सकता है। नहीं तोलेगा नहीं, निबंध नहीं लिखेगा, गाय पे निबंध नहीं लिखेगा, लिखवाएगा। बच्चों क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। एक वर्ड का टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस की स्किल क्या है। बच्चों क्लियर? यहां से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? तो फिर क्या पढ़ोगे? ये तो एमबीए का टॉपिक है ना, सिस्टम एनालिसिस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस को मैनेजमेंट करना चाहिए, सिस्टम एनालिसिस को डिसीजन लेने चाहिए, सिस्टम एनालिसिस की एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, मैथमेटिकल पावर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए। सिस्टम एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, बिल्कुल करना चाहिए, वो डिटेल में जा सके, बिल्कुल जाना चाहिए। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, सिस्टम एनालिसिस भी हमारे बिल्कुल क्लियर है। सिस्टम एनालिसिस, बच्चों क्लियर? सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? बच्चों कौन है सिस्टम एनालिसिस? सब कुछ है, जो सब कुछ करता है, सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम को गोल तक पहुंचाता है, सिस्टम के सारे कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन रखता है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन रखता है। बच्चों क्लियर? वो है सिस्टम एनालिसिस। यहां तक क्लियर? तो ये पॉइंट आपका खत्म बच्चों। क्या व्हाट इज सिस्टम और सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस स्किल, और व्हाट इज सिस्टम के अंदर सिस्टम के कंपोनेंट, सिस्टम के एलिमेंट, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब अपन कल बढ़ेंगे एचडीएलसी लाइफ साइकिल क्या होती है। बच्चों क्लियर? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके 4 फेज होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक फेज के बारे में फुल्ली चर्चा करेंगे। प्लानिंग फेज में क्या पढ़ोगे आप? क्लियर? दूसरा प्लानिंग के बाद आपको पता है एनालाइज फेज आता है, उसके बाद डिजाइन फेज आता है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन फेज आता है। तो इन 4 फेजेस के ऊपर 4 दिन में अपन डीपली चर्चा करेंगे। क्लियर? धन्यवाद बच्चों। आज का समझ में आ गया बच्चों अच्छी तरीके से? बाकी तो एमसीक्यू से पूरा समझाएंगे, आपको एक एक चीज समझा देंगे। क्लियर? इनके ऊपर आपको नहीं जाना, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट अगर आप याद रख गए, और ऐसे याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपके दिमाग में नहीं है, उसके ऊपर फोकस कर लो, बाकी आ जाएगा। सर डीबीएमएस की कौन सी बुक प्रिंट करानी? एक तो कलर्ड बुक है और एक कल डाली थी मैंने हैंड रिटन। तो कलर्ड तो शॉर्ट है और हैंड रिटन आपके पूरा का पूरा कंप्लीट है। क्लियर? पूरी की पूरी कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब जैसे पढ़ा है वैसा का वैसा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।